अन्य बुजुर्गों ने सिर हिलाया। बाकी बुजुर्गों ने थोड़ा सिर हिलाया। जाहिर है वे इस बारे में पहले से ही जानते थे। नियम बदल गए? क्या नियम? सभी शिष्य उलझन में थे। नए नियम, शीर्ष 6 के बीच एक युद्ध रॉयल है, वृद्ध ऋषिदेव ने कहा। एक बैटल रॉयल? हर कोई हैरान था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक बैटल रॉयल होगा। शीर्ष 6 के बीच एक बैटल रॉयल? क्या इसका मतलब ये नहीं था कि वे दूसरों के साथ हाथ मिला सकते हैं? शीर्ष 6 के बीच एक बैटल रॉयल। कोई भी दूसरों के साथ हाथ मिला सकता है जब तक कि आखिरी व्यक्ति अखाड़े में खड़ा ना हो। जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर ऋषिदेव ने अंतिम लड़ाई के नियमों को समझाना जारी रखा। यह बहुत क्रूर था। शीर्ष 6 के बीच एक बैटल रॉयल एक पर एक बैटल रॉयल से बहुत क्रूर था। सुष्मिता और अन्य लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ा दीं। सभी ने अपने आसपास के लोगों को सतर्क भाव से देखा। रुद्रसेन के हाव भाव नहीं बदले। नियम चाहे जो भी हों, एक शिष्य के रूप में वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। चलो, अंतिम लड़ाई शुरू करते हैं। महान वृद्ध ऋषिदेव के बोलने के बाद वो जल्दी से पीछे हट गए। सुष्मिता और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। सुष्मिता, यतेंद्र, वरुण, व्यापारी और वजीर जल्दी से अलग हो गए और रुद्रसेन को घेर लिया। रुद्रसेन ने कहा, वे 5 लोग हाथ मिलाना चाहते हैं और रुद्रसेन से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस नज़ारे को देखकर कई लोगों ने ठंडी हवा का एक झोंका चूसा। अन्य चोटियों के बुजुर्गों ने लड़ाई को ठंड से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन जैसा काला घोड़ा दिखाई देगा। उनकी राय में अन्य चोटियों के शीर्ष प्रतिभाओं को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यही कारण था कि बैटल रॉयल अधिक रोमांचक और खतरनाक था। बेशक ये अधिक क्रूर भी था। हालांकि रुद्रसेन की ताकत बहुत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वो निश्चित रूप से सभी के लिए खतरा थे। बाकी जीनियस वैसा नहीं हो सके जैसा बड़ों ने सोचा था। वे निश्चित रूप से रुद्रसेन को खत्म करने का विकल्प चुनेंगे, जो सभी के लिए एक बड़ा खतरा था। यही कारण था कि ये 5 के खिलाफ 1 था। घृणित। बुजुर्ग हिमाज का चेहरा राख हो गया था, लेकिन वो भी असहाय थी। उसके पास लड़ाई की दिशा बदलने की क्षमता नहीं थी। ऐसा लगता है कि 5 प्रतिभाओं को पहले रुद्रसेन से निपटना होगा। ये सही है, रुद्रसेन बहुत बड़ा खतरा है। यदि वे उसके साथ जल्दी से व्यवहार नहीं करते हैं तो 5 प्रतिभाओं को बहुत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कई लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। हेवन मेंडिंग पीक के शिष्य रुद्रसेन को चिंता से देख रहे थे। ये लड़ाई रुद्रसेन के लिए बहुत कष्टकारी थी। 5 के खिलाफ 1, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां वो बिना किसी संदेह के हार जाएगा। रुद्रसेन ने अपनी आंखें उठाईं और 5 प्रतिभाओं को देखा। क्या तुम मुझसे एक साथ लड़ना चाहते हो? 5 प्रतिभाओं ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्हें लगा कि यदि वे जीत भी जाते हैं तो ये एक सम्मानजनक जीत नहीं होगी, लेकिन तो क्या हुआ? प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रथम स्थान के लिए लड़ना था। दूसरों को केवल विजेता याद रहेगा, हारने वाले को नहीं। सनसनाहट। 5 प्रतिभाएं चले गए। सुष्मिता ने रुद्रसेन की छाती पर निशाना लगाते हुए सॉफ्ट बोन ट्विस्टिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया। जंगली बिजली मुट्ठी। वरुण दहाड़ने लगा और उसकी मुट्ठी बिजली की ऊर्जा से घिरी हुई थी। बिजली की मुट्ठी। व्यापक दहाड़ने लगा और बैंगनी बिजली उसके चारों ओर गूंज उठी। उन्होंने रुद्रसेन पर मुक्का मारा। स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने वाला ड्रैगन। यतेंद्र दहाड़ने लगा और उसका शरीर बाहर कूद पड़ा। उसकी पीठ अचानक हिली और वो समुद्र से निकलने वाले अजगर की तरह था। उन्होंने अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक भयानक हमले के साथ तुरंत विस्फोट कर दिया, जिससे रुद्रसेन पर बेरहमी से हमला किया। ब्राइट मून स्वॉर्ड क्यू। जहां तक वजीर की बात है, उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और तलवार क्यू काट दी। तलवार क्यू चारों दिशाओं में निकल गई और एक उज्ज्वल चंद्रमा का हल्का सिलवेट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ऐसी ताकत वाकई आश्चर्यजनक थी। उन्होंने अपनी चाल चल दी है। वो तुरंत नहीं हार जाएंगे ना? ये संभव है। आखिरकार 5 जीनियस उन पर गिरोह बना रहे हैं। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। सभी बुजुर्गों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और मंच पर लड़ाई को देखने लगे। किसी भी कार्रवाई को चूकना नहीं चाहते थे। 5 छोटे फ्राइज इतने भयानक होने की हिम्मत करते हैं, रुद्रसेन ने उपहास किया। कई लोग अवाक रह गए। 5 प्रतिभाओं से घिरे होने के कारण इस आदमी ने वास्तव में 5 छोटे फ्राइज के रूप में उनका उपहास किया था। क्या तुम्हें लगता है कि 5 प्रतिभाएं तुम्हें इस तरह नाराज करने के बाद छोड़ देंगी? ये आदमी, बुजुर्ग हिमांश को रुद्रसेन की बातों पर हंसना था या रोना, उसे नहीं पता था। लेकिन उसने पाया कि रुद्रसेन वास्तव में बहुत शांत था। इसी समय एल्डर हिमांश को वो बात याद आई जो शिखर मालिक ने जाने से पहले उससे कही थी।
अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो आपको रुद्रसेन की रक्षा करनी होगी, चाहे जो हो जाए। उस समय एल्डर हिमांश को शिखर मालिक का मतलब समझ में नहीं आया था। अब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समझ गया था। तुम मौत को डेट कर रहे हो। पांचों प्रतिभाएं उग्र रूप से दहाड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक के आक्रमण को चोटी तक धकेल दिया गया। उनके पास स्वाभाविक रूप से क्रोधित होने का कारण था, लेकिन फिर भी रुद्रसेन ने उन्हें छोटे फ्राइज कहा था। पांचों प्रतिभाओं को पता था कि रुद्रसेन ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये बात कही थी, लेकिन भले ही वे जानते थे कि रुद्रसेन ने जानबूझकर ऐसा किया था, फिर भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पांचों जीनियस अब भी अतुलनीय रूप से क्रोधित थे। वे सफलतापूर्वक क्रोधित हो गए थे। अब पांचों जीनियस केवल रुद्रसेन को सबक सिखाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें पता चले कि उन्हें कम आंकना कितना मूर्खतापूर्ण था और उन्हें कितनी विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेज हवाएं चल रही थीं। पर्वतों और नदियों के माध्यम से जंगली हवाएं चल रही थीं। मैं आसमान तक हंसा। उसकी आभा ने सब कुछ दबा दिया। रुद्रसेन चिल्लाया। बूम! हर कोई रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाली एक अतुलनीय भयानक बल को महसूस कर सकता था। ये सभी बाधाओं को दूर करने के लिए था। ये दबंग और निडर था। ये आकाश और पृथ्वी के खिलाफ लड़ने के लिए था। ये दाव के रूप में मेरे साथ एक प्रकार की अजेय गति थी। ये फोर्स था। फोर्स से अलग था। रुद्रसेन ने हजारों की सेना से बाहर निकलने का रास्ता तय कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने फोर्स को समझ लिया था। उनके फोर्स में एक प्रकार का लोहे के खून वाला निडर स्वभाव था। इस तरह का फोर्स भी युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त था। बैंग! सभी ने टकराव की दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला सुनी। एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई बाहर भेजी गईं। ये 5 प्रतिभाएं हैं। ये कैसे संभव है? 5 प्रतिभाएं सेना में शामिल हो गईं, लेकिन वे फिर भी रुद्रसेन के द्वारा उत्सर्जित बल का विरोध नहीं कर सकते हैं। उसके बल की ताकत इतनी अत्याचारी कैसे हो सकती है? कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। रुद्रसेन के शरीर से निकलने वाला बल वास्तव में बहुत भयानक था। इसने सभी को डरावनी भावना का एहसास कराया। मार्शल आत्मा बलिदान! पांचों प्रतिभाओं ने एक स्वर में चिल्लाया। इस समय वे जानते थे कि यदि वे अपनी मार्शल आत्मा का त्याग नहीं करते हैं तो उनके पास रुद्रसेन के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि यह बहुत हतोत्साहित करने वाला था। ये सच था। बूम! एक भयानक आभा फैल गई जब पांचों प्रतिभाओं ने अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया। सुष्मिका की राइजिंग ओवर द सी ने चांदनी को गोली मारी, जिसने आकाश को भर दिया। समुद्र उभरा और चमकीला चांद समुद्र के अंत से उठा। धाड़ ने आकाश को हिला दिया। यतीन्द्र के 3 सिर दिखाई दिए। तीनों सिरों की गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे कई लोगों के कान बजने लगे। ग्रम्बल! इसके बाद एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। वरुण की लाइटनिंग मार्शल आत्मा की बलि दी गई और अखाड़े के ऊपर एक बड़ा गड़गड़ाहट का बादल इकट्ठा हो गया। व्यापक की लाइटनिंग मार्शल आत्मा की बलि दी गई और बिजली की शक्ति अखाड़े के ऊपर आपस में जुड़ गई। सभी ने देखा कि जब बिजली और गड़गड़ाहट आपस में जुड़ती है तो उनकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। दोनों मार्शल आत्माएं एक दूसरे की पूरक थीं। वजीर की स्वर्गीय तलवार मार्शल आत्मा की बलि दी गई और प्रकाश की एक तलवार हवा में संघनित हुई, जो एक पवित्र आभा से घिरी हुई थी। मार डालो! पांचों प्रतिभाओं ने चिल्लाया और वे सभी रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा को छोड़ा और उस पर हमला करने के लिए रुद्रसेन की ओर बढ़े। क्या भयानक मार्शल आत्मा है! देखो, रुद्रसेन का फोर्स 5 प्रतिभाओं को दबा नहीं सकता। रुद्रसेन हारने वाले हैं। कई लोग शौक में चिल्लाए। यहां तक कि बुद्धिमान बुजुर्गों ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनकी राय में रुद्रसेन निश्चित रूप से हार जाएंगे यदि 5 प्रतिभाओं ने अपनी मार्शल आत्मा का त्याग कर दिया। पांचों प्रतिभाओं के हमले रुद्रसेन पर पड़ने वाले थे। उस समय रुद्रसेन के डेंटियन ने एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया। चौंकाने वाली लहरों की लहरें आकाश और पृथ्वी पर बह गईं। इसके बाद एक काला ब्लैक होल दिखाई दिया। उनकी मार्शल आत्मा! दिव्य शिखर के एक बुजुर्ग हर्षिता ने रुद्रसेन की मार्शल आत्मा को देखा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब 12 चोटियां उम्मीदवारों का चयन कर रही थीं तो उन्होंने रुद्रसेन से पूछा था कि उनकी मार्शल आत्मा क्या है। रुद्रसेन ने कहा था कि ये एक मार्शल आत्मा है जिसमें निगलने और सीमित करने की क्षमता है।
हर्षिता ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि ये दुर्लभ है। लेकिन अब रुद्रसेन ने अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान कर दिया था। हुश! पूरे अखाड़े में तेज हवा चल रही थी। सभी ने इसे देखा। सुष्मिता के सागर और चंद्रमा को ब्लैक होल ने तुरंत निगल लिया। यतीन्द्र की 3 मार्शल आत्माएं संघर्ष कर रही थीं, लेकिन वे निगल जाने के भाग्य से बच नहीं सकती थीं। बिजली और गड़गड़ाहट की शक्ति भी ब्लैक होल ने खा ली। स्वर्गीय तलवार नीचे गिरी, लेकिन वो ब्लैक होल में प्रवेश नहीं कर पाई और गायब हो गई। 5 प्रतिभाओं की मार्शल आत्माओं ने ब्लैक होल द्वारा निगले जाने से पहले ही धूम नहीं मचाई थी। असंभव! 5 प्रतिभाएं अविश्वास में चिल्लाईं। टूटेगा! अगले ही क्षण रुद्रसेन आगे बढ़े और एक मजबूत बल बाहर निकला। 5 प्रतिभाओं को बिजली का झटका लगा और सभी उड़ते हुए बाहर चले गए। प्लॉप! एक के बाद एक वे सभी जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? 5 प्रतिभाओं ने अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान कर दिया, लेकिन फिर भी वे हार गए। असंख्य लोगों ने अखाड़े को ऐसे देखा जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। सभी का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यह 5 प्रतिभाओं का संयुक्त आक्रमण था। अब जैसे ही हवा चली, सुंदर युवक एक आदर्श पेंटिंग की तरह मंच पर खड़ा हो गया। कोई भी चुप्पी तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने आपको निराश नहीं किया, शिष्य जीत गया। रुद्रसेन ने एल्डर हिमांश के सामने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया, जिनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। रुद्रसेन जानते थे कि पिछले कुछ सालों में एल्डर हिमांश ने कितना नुकसान उठाया था। रुद्रसेन जानते थे कि एल्डर हिमांश ने पिछले कुछ सालों में नुकसान उठाया था। रुद्रसेन एल्डर हिमांश की प्रशंसा करते थे। इतना उपहास और असफलताओं का सामना करने के बाद भी वे अभी भी स्वर्ग की मरम्मत की चोटी पर बनी रहीं। एल्डर हिमांश संप्रदाय के बुजुर्गों में सबसे कमजोर थीं, लेकिन उनके चरित्र की तुलना कौन कर सकता है? अच्छा, एल्डर हिमांश ने बड़बड़ाया और सिर हिलाया। वे संतुष्ट थीं। ये पता चला कि उनकी कड़वी दृढ़ता व्यर्थ नहीं गई। पिछले पीक मास्टर यशिर के बाद एक और प्रतिभावान हेवन मेंडिंग पीक में दिखाई दिया था। नहीं, अधिक सटीक रूप से 2 प्रतिभाएं थीं और बबलू बनर्जी, जिनके पास जुड़वा मार्शल आत्माएं थीं। अच्छा, सुप्रीम पीक के बुजुर्ग आशीष ने उछलते हुए कहा। रुद्रसेन, बबलू बनर्जी, सुप्रीम पीक आपको आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार है। हम आपको सर्वश्रेष्ठ कौशल और तकनीक भी प्रदान कर सकते हैं। मैं कुलपति से आपको मंत्र और तकनीक सिखाने के लिए भी कह सकता हूं। सुप्रीम पीक में शामिल होने के बारे में आपका क्या विचार है? हा, एल्डर निंग, संप्रदाय के नेता पहले ही 300 वर्षों के लिए संप्रदाय छोड़ चुके हैं। वे अभी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं। उनके पास रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को सिखाने का समय कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे सिर काटने वाले शीर्ष में क्यों नहीं शामिल हो जाते? मेरे कटिंग पाथ पीक स्वर्ग और पृथ्वी के रास्ते को काटता है। सभी पीक्स में ये वो पीक है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के रास्ते की सबसे शक्तिशाली समझ है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मुझे यकीन है कि मेरे कटिंग पाथ पीक के कल्चर के तहत आपको निश्चित रूप से यिन यांग दायरे में पदोन्नत किया जाएगा। हर्षिता भी बाहर चली गईं और रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि आप मेरी दिव्य आत्मा शिखर में शामिल होते हैं तो हमारे पास शीर्ष स्तर की आत्मा कल्चर की तकनीक है और बबलू बनर्जी हमारी दिव्य आत्मा शिखर के लिए बहुत उपयुक्त है। बबलू बनर्जी के पास जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं और मार्शल आत्मा का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी दिव्य आत्मा शिखर माहिर है। अन्य चोटियों के सभी बुजुर्ग बाहर चले गए और बहस करने लगे। वे सभी रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को चाहते थे। हर कोई बुजुर्गों को मुंह से घूरता रहा। हालांकि ये समझने योग्य था, रुद्रसेन और बबलू बनर्जी जैसी प्रतिभाओं को याद करना अफसोसनाक बात थी। एल्डर हिमांश का चेहरा अतुलनीय रूप से बदसूरत था। उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि ये बुजुर्ग रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को छीनने आएंगे। हालांकि एल्डर हिमांश के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अन्य चोटियों की तुलना में हेवन मेंडिंग पीक क्या था? वे कोई अतिरिक्त कल्टीवेशन संसाधन प्रदान करने में असमर्थ था और यहां तक कि हेवन मेंडिंग तकनीक भी खो गई थी। एल्डर हिमांश ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनके दिल में केवल कड़वाहट भर गई। वे नहीं जानती थीं कि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को रहने के लिए कैसे मनाया जाए। शायद उनके जैसे प्रतिभाओं को पहले स्थान पर हेवन मेंडिंग पीक से संबंधित नहीं होना चाहिए,
हेवन मेंडिंग पीक अभी भी पास्ट का हेवन मेंडिंग पीक है। वे हमेशा तब तक बना रहेगा जब तक हेवन मेंडिंग पीक को सूची से हटा दिया नहीं जाता। आज की प्रतियोगिता शायद हेवन मेंडिंग पीक का आखिरी गौरव है ना? एल्डर हिमांश ने आह भरी। खांसी खांसी, बुजुर्गों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि पुरस्कार कब दिया जाएगा? पुरस्कार के बाद मुझे अभी भी कल्टीवेशन करने के लिए हेवन मेंडिंग पीक पर लौटना होगा। जब बुजुर्ग बहस कर रहे थे तब रुद्रसेन की आवाज हवा में फैल गई। हाँ, पुरस्कार कहाँ है? पुरस्कार कहाँ है? बबलू बनर्जी भी चिल्लाए। एल्डर हिमांश की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और फिर वे बहुत खुश हो गईं। वे स्वाभाविक रूप से समझ गई थीं कि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी का क्या मतलब था। रुद्रसेन ने अन्य समूहों के बुजुर्गों को मना नहीं किया क्योंकि वे बुजुर्ग थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा खोना पड़े। रुद्रसेन, बबलू बनर्जी, आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। ये आपको प्रभावित करेगा कि आप भविष्य में कितनी दूर तक जा सकते हैं और आप किस तरह की उपलब्धियां हासिल करेंगे। सुप्रीम पीक के बुजुर्ग आशीष ने कहा। बुजुर्गों, आप सही कह रहे हैं। एक भी टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन मुझे भविष्य में दूर जाने की अनुमति नहीं देगा। एल्डर, क्या आप चर्चा करके मुझे कुछ और दे सकते हैं? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आशीष का मुंह जोर से फड़क गया। ये बच्चा स्पष्ट रूप से अज्ञानी होने का नाटक कर रहा था। हालांकि अन्य बुजुर्गों ने बहस जारी नहीं रखी। वे देख सकते थे कि रुद्रसेन बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे। एक बार जब वे कोई निर्णय ले लेते थे तो वे इसे नहीं बदलते थे। दूसरी ओर बबलू बनर्जी और रुद्रसेन बहुत घनिष्ठ थे, इसलिए रुद्रसेन ने निर्णय लिया। यदि रुद्रसेन अन्य पीक्स में शामिल नहीं होते तो बबलू बनर्जी भी शामिल नहीं होते। प्रतियोगिता समाप्त हो गई, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से ब्लू क्लाउड संप्रदाय में भारी हंगामा मचा दिया था। हर कोई जानता था कि हेवन मेंडिंग पीक में दो प्रतिभाएं दिखाई दी थीं। ऐसा कहा जाता था कि छोटी सी दुनिया में एकांत में खेती करने वाले महान बुजुर्ग भी चिंतित थे। इन वर्षों में हेवन मेंडिंग पीक के लिए आसान समय नहीं रहा है। हर महीने उन्हें दुगुने संसाधन दें। सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक ने कहा। ब्लू क्लाउड संप्रदाय एक गर्म चर्चा में था। हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ था। हेवन मेंडिंग पीक में केवल कुछ 100 शिष्य थे, लेकिन अब उन्हें दुगने संसाधन प्राप्त हुए थे। बेशक शिष्यों को बहुत फायदा हुआ था। हर कोई रुद्रसेन और बबलू बनर्जी के प्रति कृतज्ञता से भर गया। हर कोई जानता था कि अगर रुद्रसेन और बबलू बनर्जी नहीं होते तो हेवन मेंडिंग पीक इन साधना संसाधनों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। अगले महीने रुद्रसेन लगन से खेती कर रहे थे। अपनी आत्मा समर्रण और कीमिया कौशल को निखारने के लिए हर दिन स्टार चार्ट का भी निरीक्षण करेंगे। बेशक रुद्रसेन ने अपनी साधना भी नहीं छोड़ी थी। वे अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वे मार्शल जनरल दायरे की 10वीं परत तक पहुंचने वाले थे। मैंने पहले ही अपने ऊपर सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग कर लिया है। मुझे बड़ी मात्रा में स्पिरिट जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा मैं गोलियों को परिष्कृत करना जारी नहीं रख पाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। कीमिया एक ऐसा पेशा है जिसमें बहुत सारे संसाधनों का उपभोग होता है। कोई भी शक्तिशाली कीमियागर अनगिनत धन के साथ जमा होता है, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सहमति में सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान वे नहीं जानते थे कि जब वे गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे तो उन्होंने कितनी स्पिरिट जड़ी बूटियों को नष्ट कर दिया था। एक और 10 दिन बिताने के बाद रुद्रसेन ने तारा चार्ट का अवलोकन किया। पहली बार उनकी दिव्य इच्छा ने अनंतहीन तारों की रोशनी के भीतर रहस्यमय अस्तित्व के साथ संबंध बनाया। यह एक मामूली संबंध था, लेकिन वह संबंध जल्दी ही कट गया था। हालांकि फिर भी रुद्रसेन को अभी भी बहुत लाभ हुआ। उन्होंने 90,000 तारा चार्ट से बड़ी मात्रा में स्टारलाइट ऊर्जा को अवशोषित किया और रुद्रसेन की आत्मा यिन यांग दायरे की 9वीं परत के शिखर पर पहुंच गई। 90,000 स्टार चार्ट वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने मेरी आत्मा शक्ति को जल्दी से तोड़ने दिया। रुद्रसेन खुशी से भर गए। एक और 10 दिन बिताने के बाद रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनका सच्चा सार एक सफलता के कगार पर है। उसने अपने कमरे में बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का ढेर लगा दिया था। रुद्रसेन ने बहुत सारे स्पिरिट पत्थर जमा कर लिए थे, इसलिए उन्हें हर बार बहुत सारे स्पिरिट पत्थरों की जरूरत होती थी। दूसरों को तोड़ने के लिए केवल कुछ उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होती थी, लेकिन उन्हें अक्सर सैकड़ों या उससे भी अधिक की आवश्यकता होती थी। बेशक टूटने के बाद रुद्रसेन की युद्ध क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर थी। रुद्रसेन ने तोड़ने की कोशिश की और बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा उनके शरीर में उमड़ पड़ी। हालांकि हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भी वे सफल नहीं हुए।
रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनमें अभी भी कुछ परिपक्वता की कमी थी। अंत में रुद्रसेन ने छोटी प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त किए गए शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को बाहर निकाला। उन्होंने शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। बूम! अंत में शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के समर्थन से रुद्रसेन का शरीर शक्ति से भर गया और तुरंत विस्फोट हो गया। देर रात रुद्रसेन और बबलू बनर्जी छत पर बैठकर शराब पीते हुए चांद को निहार रहे थे। क्या तुम सोच रहे हो? बबलू बनर्जी ने पूछा। मैं सोच रहा हूं, पीक लॉर्ड ने मुझे अपना खुद का डाओ स्थापित करने के बारे में क्या बताया। अब भी मुझे समझ में नहीं आता कि डाओ क्या है और मेरा अपना डाओ क्या है, रुद्रसेन ने कहा। मेरा अपना डाओ। हालांकि यिन यांग दुनिया में कई अध्यक्ष हैं, वे नहीं करते हैं, है ना? बबलू बनर्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन पीक लॉर्ड ने कहा कि अपने खुद के डाओ की स्थापना का किसी की खेती से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जितनी जल्दी कोई अपना खुद का डाओ स्थापित करेगा, वह उसकी खेती के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। बबलू बनर्जी ने एक विचारपूर्ण भाव दिखाया। क्या तुमने मुझे पीने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया? इसी समय बूढ़े शराबी की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा शराबी कहीं से प्रकट हो गया और छत पर कूद पड़ा। बबलू बनर्जी ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम वापस आने की हिम्मत भी करते हो? बूढ़े शराबी ने रहस्यमय ढंग से कहा, मैं वास्तव में पीक लॉर्ड के लिए कुछ करने गया था। कौन? तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? बबलू बनर्जी ने स्पष्ट रूप से उन पर विश्वास नहीं किया। रुद्रसेन के हृदय की धड़कन रुक गई और उसने पूछा, यह क्या है? बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बूढ़ा शराबी एक और बड़ा घूंट पीने से पहले मुस्कुराया। उन तीनों ने देर रात तक शराब पी और अपने अपने रास्ते चले गए। क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़े शराबी में कुछ गड़बड़ है? रुद्रसेन ने अग्नि किलिन की ओर देखा। फायर किलिन ने अपना सिर हिलाया। रुद्रसेन ने अपना सिर रगड़ते हुए कहा, शायद वह खेती करते करते बहुत थक गया है, इसलिए वह थोड़ा तनावग्रस्त है, इसलिए वह इतना पागल है। बूढ़ा शराबी प्रतियोगिता से पहले भाग गया था और अब जब वह वापस आ गया था तो कई लोग नाखुश थे। हालांकि बूढ़ा शराबी मोटी चमड़ी वाला था और उसने उनकी निगाहों को नजरअंदाज किया। अगर किसी ने बूढ़े शराबी को नाराज किया तो वह चिल्लाता, रुद्रसेन और बबलू बनर्जी मेरे भाई हैं। यदि आप मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं अपने भाइयों को तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह बूढ़ा। कुछ शिष्यों ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन रुद्रसेन और बबलू बनर्जी की खातिर उन्होंने बूढ़े शराबी के साथ बहस नहीं की। कुछ पुराने शिष्यों ने रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद में एक अलाव पार्टी का आयोजन किया। क्योंकि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी दोनों बेहद मेहनती लोग थे, इसलिए वे कम ही देखे जाते थे। इसलिए हेवन मेंडिंग पीक के मणि शिष्य रुद्रसेन और बबलू बनर्जी से परिचित नहीं थे। उन्होंने इस अलाव पार्टी का आयोजन किया ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें। कई 100 शिष्य आ गए थे। अलाव पार्टी बहुत ही जीवंत थी। हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई रुद्र, जिस तरह से शिष्याएं आपको देख रही हैं, मुझे बहुत जलन हो रही है। क्या आप जा रहे हैं? बोलते समय उसने बहुत ही अश्लील इशारा भी किया। रुद्रसेन धीरे धीरे हरिलाल से परिचित हो गए और वे जानते थे कि यह आदमी मजाक करना पसंद करता है। वे मुस्कुराए और कहा, अगर उन सीनियर और छोटी बहनों ने तुम्हारी बात सुन ली तो वे तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगी। हरिलाल, क्या तुम हमारे बारे में बुरा बोल रहे हो? 10 से अधिक महिला शिष्याएं वहां से गुजरी और लाल पोशाक में एक महिला शिष्या ने सूंघा। लाल पोशाक की इस महिला शिष्या का नाम वहीदा था। वह मार्शल किंग दायरे के 5वें आकाश में थी और उसकी खेती महिला शिष्यों के बीच सबसे अधिक थी। उसका कद लंबा और हॉट था और उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था। उसके गर्म शरीर और परफेक्ट चेहरे ने उसके कई पीछा करने वाले बना दिए। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी पुरुष शिष्य के साथ कोई स्कैंडल नहीं किया। वह अपनी साधना में भी बहुत मेहनती थी। बड़े भाई हरिलाल सबसे बुरे हैं। वे निश्चित रूप से हमें बदनाम कर रहे हैं। एक और महिला शिष्या ने सूंघा। इस महिला शिष्या का नाम शोभा था। वह सुंदर और बहुत प्यारी थी। अन्य महिला शिष्याओं ने भी नृसिंह की आलोचना शुरू कर दी। नृसिंह का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया और उदास चेहरे के साथ कहा, जूनियर बहनों, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं वास्तव में जून में बर्फ की तरह निर्दोष हूं। मैं तुम्हारी परियों की तरह सुंदर होने की प्रशंसा कर रहा था। हम तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करते। छोटे भाई रुद्र, क्या सीनियर भाई नृसिंह हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं? शोभा मुस्कुराई और रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वास्तव में सीनियर भाई वांग को गलत समझा है। वह वास्तव में तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। नृसिंह ने चुपके से रुद्रसेन को अंगूठा दिया। हम जूनियर भाई रुद्र की बातों पर विश्वास करते हैं,
लेकिन हम नृसिंह की बातों पर विश्वास नहीं करते। महिला शिष्यों का समूह हंसा। नृसिंह ने बेबसी से कहा, क्या इसलिए क्योंकि जूनियर भाई रुद्र की साधना का स्तर मुझसे अधिक है और वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? क्या इसलिए आप इतने पक्षपाती हैं? कई महिला शिष्याओं ने नृसिंह को सूंघा। कुछ साहसी महिला शिष्याओं ने कहा, यह सही है, हम यही सोचते हैं। सबने हंसी मजाक किया और नृसिंह ने रुद्रसेन को महिला शिष्यों के नामों का परिचय दिया। वहीदा और शोभा स्वाभाविक रूप से बहुत उत्कृष्ट थीं। उनमें से एक का शरीर सेक्सी था, जबकि दूसरी छोटी और उत्कृष्ट थीं। वे दोनों बेहद खूबसूरत थीं और वे दो अलग अलग प्रकार की सुंदरताएं थीं। अलाव पार्टी में स्वाभाविक रूप से नृत्य भी शामिल था। कई शिष्य अलाव के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। नृसिंह ने उत्साह दिया, जूनियर भाई रुद्र, जल्दी से जूनियर सिस्टर वहीदा को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करो। हमारे पास ऐसा कोई सम्मान नहीं है। रुद्रसेन ने खड़े होकर वहीदा को नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। वहीदा शर्मा गई और अपना हाथ बढ़ाया। रुद्रसेन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और उसे अलाव तक ले गया। उसके बाद दिन सामान्य हो गए थे। रुद्रसेन ने हर दिन लगन से खेती की, इस उम्मीद में कि वो जल्द से जल्द मार्शल किंग दायरे में प्रवेश कर जाएगा। इस दौरान संप्रदाय में खबर प्रसारित हो रही थी। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी खुलने वाला था और कई शिष्य इसके बारे में बात कर रहे थे। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बंजर भूमि क्षेत्र में एक गुप्त क्षेत्र था। यह बेहद रहस्यमयी था और ये कहा जाता है कि यह हर 500 साल में केवल एक बार खुलेगा। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में न केवल कई प्राचीन कल्टीवेटर गुफाएं थीं, बल्कि शीर्ष पायदान भी थीं, जिन्हें शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और अनगिनत स्पिरिट जड़ी बूटियों के लिए खनन किया जा सकता था। हर बार जब थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी खुलता था तो ये 1 साल तक खुला रहता था। 1 साल बाद लोगों को थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी छोड़ना पड़ता, अन्यथा वे थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में तब तक फंसे रहेंगे जब तक कि वे मर नहीं जाते। इसके अलावा थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे का अपना ऑर्डर ऑफ हेवन एंड अर्थ था। केवल यिन यांग क्षेत्र से नीचे के काश्तकारों को ही उस स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति थी। यिन यांग क्षेत्र के ऊपर के काश्तकारों को थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब जब थंडरब्लेड सीक्रेट क्षेत्र खुलने वाला था तो ब्लू क्लाउड संप्रदाय अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां जाने के लिए शिष्यों को संगठित करने जा रहा था। क्या आपने थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी के बारे में सुना है? रात में रुद्रसेन और फायर किलिन ने थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी के बारे में बात की। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में 2 अद्वितीय काश्तकारों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। अद्वितीय काश्तकारों में से एक ने अपने ब्लेड से हमला किया और उस हमले ने पूरे बंजर भूमि क्षेत्र को लगभग नष्ट कर दिया। उसके बाद जिस क्षेत्र में ब्लेड ने हमला किया वो थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बन गया। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बंजर भूमि के आधे हिस्से से होकर गुजरता था। फायर किलिन ने कहा, यह डरावना है। रुद्रसेन चकित रह गए। बंजर भूमि में आम लोग 100 साल तक चलने पर भी इसे पार नहीं कर सकते थे। बंजर भूमि क्षेत्र कितना बड़ा था? प्राचीन काल के एक मजबूत कृषक ने एक ही हमले से बंजर भूमि को लगभग विभाजित कर दिया था। वो ब्लेड कितना बड़ा था? ये बंजर भूमि को कैसे विभाजित कर सकता है? प्राचीन काल का वो कृषक अकल्पनीय रूप से मजबूत था। प्राचीन विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई की कल्पना करना कठिन है। वे सभी देवताओं के स्तर पर थे। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल हेवन महाद्वीप में उस स्तर पर और कोई विशेषज्ञ नहीं है, फायर किलिन ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। इससे पहले कि आग किलिन भगवान के दायरे में टूट गया था, इसे फ्लेम सेंट कहा जाता था। ये मार्शल हेवन महाद्वीप के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक था। उसके पिता ने जो जेड ट्यूब छोड़ी थी, उसके आधार पर भगवान के दायरे के विशेषज्ञ बाहरी दुनिया में सबसे ज्यादा होंगे। इस लाश ने थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन का गठन किया। क्या इसका मतलब यह है कि थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन आमतौर पर प्रतिबंधों से घिरा होता है? रुद्रसेन ने पूछा। यह एक प्रतिबंधात्मक मंत्र नहीं है, यह व्यवस्था का विनाशकारी कानून है, फायर किलिन ने कहा। व्यवस्था का कानून क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। यह ऐसा ही है। बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत आपस में बदलते हैं। लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मर जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। इसे ही किसान स्वर्गीय दाव कहते हैं। स्वर्गीय दाव की अभिव्यक्ति व्यवस्था के कानून की शक्ति है। ये एक ही सिद्धांत है, जैसे कि एक जनरल के पास कितने ड्रैगन होते हैं। लेकिन व्यवस्था के कानून की शक्ति कुछ ऐसी नहीं है जिसे कोई भी छू सकता है। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ भी व्यवस्था के कानून की शक्ति से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट डोमेन नहीं खोला जाता तो कोई भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। वे बेरहनी मौत मरेंगे, फायर किलिन ने कहा। तो फिर लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट डोमेन केवल यिन यांग दायरे से नीचे के काश्तकारों को ही प्रवेश करने की अनुमति क्यों देता है? रुद्रसेन ने पूछा। शायद ये व्यवस्था के कानून की शक्ति है। व्यवस्था के कानून की शक्ति कई चीजों को बदल सकती है। क्या आप मेरे साथ लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट डोमेन में जाने की योजना बना रहे हैं? रुद्रसेन ने पूछा। मैं चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता। भले ही मेरी दैवीय ऊर्जा को निगल लिया गया हो, फिर भी मेरी क्षमता का आधार अभी भी वही है। रुद्रसेन केवल सिर हिला सकते थे।
अगले कुछ दिनों में रुद्रसेन ने फायर किलिन से डिवाइडिंग मेटल एंड फिक्सिंग एक्यूपॉइंट्स तकनीक सीखी। प्राचीन पुस्तक में लिखा है, ड्रैगन को खोजने और धातु को विभाजित करने के लिए कुंडलित पर्वत को देखें। प्रत्येक कुंडलित पर्वत एक दर्रा है। दर्रे को बंद करना खतरे की 8 परतों की तरह है। इस मंत्र को ड्रैगन सीकिंग फॉर्मूला कहा जाता था और ये धातु को अलग करने और एक्यूपॉइंट्स का पता लगाने की विधियों में से एक था। जैसा कि कहा जाता है, टीले की मोहर, सोने का तावीज, पहाड़ों को हिलाएं और किनारे हटाएं, ड्रैगन मंत्र की खोज करें। मनुष्य की प्रकाश मोमबत्ती, भूत दीपक को बुझाएं, पाल की उल्टी लड़ाई का सर्वेक्षण करें और स्टार पीक की खोज करें। मर्क्यूरी गॉड, रेडियंट वेसल को पोषण करें। ड्रैगन पवेलियन और ट्रेजर हॉल अनगिनत रहे हैं। गहरे ताबूत, कांस से बाहरी ताबूत, 8 शब्द। यदि 8 शब्द कठिन नहीं है तो संपर्क ना करें। मकबरे को लूटने की कला प्राचीन काल से है और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। मकबरे लूटने वालों के कई वर्गीकरण भी हैं, जैसे कि टॉम रॉबर्स, माउंटेन मूविंग दाववादी, टॉम रॉबर्स और इसी तरह। फायर किलिन से संवाद करने के बाद रुद्रसेन को पता चला कि दाववादी वुलियांग एक माउंटेन मूविंग दाववादी था। माउंटेन मूविंग दाववादी स्वाभाविक रूप से एक दाववादी था, लेकिन उसे रूढ़िवादी दाववादियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि माउंटेन मूविंग दाववादी पूर्वजों की कब्रों को खोदना, खजाने चुराना और अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में माहिर था। दाववादियों की नज़र में ये कुछ ऐसा था जो किसी के गुण को नुकसान पहुंचाता था। दरअसल बात यह है कि रुद्रसेन ने फायर किलिन से डिवाइडिंग मेटल एंड फिक्सिंग एक्यूपॉइंट्स तकनीक इसलिए नहीं सीखी क्योंकि उन्हें इस प्रकार की चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि प्राचीन कृषक की अमर गुफा को खोजने के लिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग करना काफी उपयोगी था। इसका उपयोग ड्रैगन की गुफा को ठीक करने, फेंग शुई की खोज करने और आत्मा नसों को खोजने के लिए भी किया जा सकता था। संप्रदाय ने अंततः खबर फैला दी। बाहरी संप्रदाय के शिष्य ग्रैंड एल्डर दीनानाथ और ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में करेंगे। सामान्य शिष्यों की बात करें तो संप्रदाय ने उन्हें थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में प्रवेश करने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन बहुत अराजक था। खजानों को मारना और लूटना हर जगह देखा जा सकता था। यदि किसी की क्षमता थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो क्या ये मौत को दावत नहीं देता? ब्लू क्लाउड संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के संबंध में, वे सभी ब्लू क्लाउड संप्रदाय के डीप स्पिरिट क्षेत्र में खेती कर रहे थे। प्रोफाउंड स्पिरिट क्षेत्र संप्रदाय के संस्थापक गॉड रेल्म एंसेस्टर ब्लू क्लाउड द्वारा संघनित एक स्थान था। अंदर की आत्मा की ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। इसे खेती का एक पवित्र स्थान कहा जा सकता है। ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। अंदर खेती करने वाले शिष्य मूल रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ बातचीत नहीं करते थे। रुद्रसेन ने सुना था कि नेबुला पवेलियन में एक रहस्यमयी आत्मभूमि है जो खेती के लिए एक पवित्र स्थान है। जाहिर है, ब्लू क्लाउड संप्रदाय का डीप स्पिरिट क्षेत्र नेबुला पवेलियन की आत्मभूमि के समान है। 2-3 लाख बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाना था, इसलिए उनकी अभी भी थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में प्रवेश करने की उम्मीद की जाती थी। जाहिर सी बात है कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में पदोन्नति पाना आसान नहीं था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर द्वारा थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में ले जाया जाएगा, और ये उस प्रवेश द्वार से अलग है जहां हम जा रहे हैं। हम थंडरस्टॉर्म वैली जा रहे हैं। थंडरस्टॉर्म वैली से थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में प्रवेश करते समय हम जिन क्रूर जानवरों का सामना करेंगे वे अपेक्षाकृत कमजोर होंगे। दरअसल यहाँ अपेक्षाकृत कम गुफाएं, स्पिरिट माइंस और स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार का नाम ट्यानवू वैली है। वहीदा को स्पष्ट रूप से अभी भी थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे की कुछ समझ थी, इसलिए उसने जोर से कहा। नृसिम ने कहा, हम थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे के उद्घाटन के लिए सही समय पर पहुंचे हैं। अगर हमें आधे साल के लिए थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में खेती करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें तो शायद हम आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी बन सकते हैं। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए कई प्रतिबंध थे। पहली शर्त ये थी कि किसी की खेती मार्शल किंग दायरे के 8वें आकाश से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी शर्त प्रतिभा थी। यदि किसी की मार्शल स्पिरिट बहुत कमजोर थी तो आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना मुश्किल होगा। तीसरी स्थिति वंशावली की थी। यदि किसी की वंशावली संप्रदाय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य नहीं बन सकता है। उदाहरण के लिए हेवन मेंडिंग पीक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई जुगल पहले से ही मार्शल किंग दायरे के 10वीं स्वर्गीय परत पर थे। हालांकि जुगल की युद्ध क्षमता की तुलना कुछ अधिक प्रतिभाशाली 7वीं और 8वीं हेवनली लेयर मार्शल किंग से भी नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि जुगल की मार्शल स्पिरिट केवल एक बेल मार्शल स्पिरिट थी। दूसरा ऐसा इसलिए था क्योंकि जुगल की रक्त रेखा की शक्ति बहुत कमजोर थी। जुगल के मार्शल किंग क्षेत्र के 10वें आकाश में प्रवेश करने का कारण कड़ी मेहनत थी।
हालांकि अगर किसी के पास प्रतिभा और कमजोर रक्त रेखा नहीं है तो फिर से तोड़ना मुश्किल होगा। जुगल को संप्रदाय द्वारा भविष्य नहीं होने के रूप में परिभाषित किया गया था। इसलिए भले ही वह अब मार्शल किंग दायरे के 10वें आकाश में था, फिर भी वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य नहीं बन सका। इस बार जुगल थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में जा रहे थे। जुगल थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में अवसर खोजना चाहता था और भाग्य की बेड़ियों को तोड़ना चाहता था। बेशक यह आसान नहीं था। आखिरकार जुगल की प्रतिभा बहुत कमजोर थी। भले ही उसकी वंश रेखा बदल गई हो, उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत कमजोर थी। भविष्य में महान चीजें हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल स्पिरिट जितनी मजबूत होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। जुगल की कमजोर मार्शल स्पिरिट उसके लिए विकसित करने में बेहद धीमी होगी। 3 दिन बाद लगभग 5000 शिष्य दर्जनों विशाल ग्रिफिन पर सवार हुए और थंडरब्लेड वैली की ओर बढ़ गए। देखो, वह थंडरब्लेड वैली है। आधे महीने बाद हर कोई आखिरकार थंडरब्लेड वैली में पहुंच गया। उस जगह पर तेज हवाएं चलीं और आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली आपस में गूंज उठीं। अनगिनत वर्षों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं से पिसने के बाद एक विशाल घाटी का निर्माण हुआ। वह घाटी थंडरब्लेड वैली थी, जो थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे के प्रवेश द्वारों में से एक थी। वह ज़ेफिर घाटी है। यह बिजली और तूफान से घिरी हुई है। रुद्रसेन और अन्य लोग अपने ग्रिफिन पर खड़े हो गए और ज़ेफिर घाटी को देखा। तूफान और घनी बिजली देखकर वे दंग रह गए। यदि वे ज़ेफिर घाटी के बाहर बिजली और तूफान से निगल लिए जाते तो यिन यांग के कल्टीवेटर्स भी अंदर ही मर जाते हैं ना। आखिरकार यह एक प्राचीन कल्टीवेटर द्वारा बनाया गया एक भयानक दृश्य था। अधिक से अधिक किसान सभी दिशाओं से ज़ेफिर घाटी की ओर बढ़ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कितने किसान प्रवेश करेंगे, नृसिम ने कहा। यह हर साल केवल एक बार खुलता है। यह हर 500 वर्ष में केवल एक बार खुलता है। मैंने सुना है कि हुआंग यू में कुछ प्रतिभाएं मार्शल किंग लेयर की 10वीं स्वर्गीय परत पर फंस गई हैं क्योंकि वे थंडरब्लेड मिस्टीरियस वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहते हैं। वे जीनियस पे हैं, भाई रुद्र की तरह ही असली जीनियस है। जब उसकी साधना का स्तर बहुत कम था तो वह उन काश्तकारों को हराने में सक्षम था जो उससे कहीं अधिक मजबूत थे। अब वे प्रतिभाएं मार्शल किंग लेयर की 10वीं आकाशीय परत पर फंस गई हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कितने भयानक हैं, जुगल ने कहा। वाहिदा ने कहा, मैंने भी यह सुना है। वास्तव में यह सिर्फ अन्य बड़े समूह ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में भी कुछ ऐसे शिष्य हैं जैसे राकेश, रिंकू और अन्य। ऐसा कहा जाता है कि वे यिन यांग के कल्टीवेटर्स के खिलाफ बिना पराजित हुए 10 राउंड से अधिक समय तक लड़ सकते हैं। फुफ, ठंडी सांसें लेने वाले लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन का हृदय कांप उठा। वाहिदा जिन लोगों के बारे में बात कर रही थीं, वे वास्तव में भयानक थे। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो यह सामान्य लगा। उन बड़े समूहों में कई प्रतिभाएं होनी चाहिए। बहुत जल्दी ब्लू क्लाउड संप्रदाय का समूह ज़ेफिर घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। ज़ेफिर घाटी के खुलने का इंतजार कर रहे लोगों का समुद्र था। देखो, वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय है। कई किसान घबराकर चिल्लाने लगे। यद्यपि एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय की तुलना अपने स्वर्णिम दिनों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बंजर भूमि की 4 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। भले ही अन्य 3 शक्तियों की समग्र शक्ति एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय से आगे निकल जाए, किसी ने भी एमरल्ड क्लाउड संप्रदाय की नींव को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अतीत में जब ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने पैचिंग टेक्निक पर महारत हासिल कर ली थी, तब यह हुआंग यू में सबसे शक्तिशाली समूह था। अन्य 3 बड़े समूह नेब्युला मंडप, 10,000 कानून संप्रदाय और देवता तलवार विला ब्लू क्लाउड संप्रदाय की तुलना में बहुत कमजोर थे। पैचिंग टेक्निक खो जाने के बाद ब्लू क्लाउड संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर हो गया। यह अपेक्षाकृत रूप से कहा जा रहा है क्योंकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के पास कुछ शक्तिशाली विरासत थी, लेकिन उनकी तुलना पैचिंग टेक्निक से नहीं की जा सकती थी। रंबल रंबल, दूरी में पृथ्वी को हिलाने वाली आवाज सुनी जा सकती थी जब 1 दर्जन से अधिक विशाल अंतरिक्ष यान दूर से उड़ रहे थे। एक हवाई जहाज पर एक आकाशीय पर्वत का प्रतीक था। रुद्रसेन ने ध्वज पर प्रतीक को पहचान लिया। यह 10,000 कानून संप्रदाय का प्रतीक था। उस समय रुद्रसेन उनके साथ जुड़ने के लिए 10,000 कानून संप्रदाय में गए थे, लेकिन गौतम ने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि उनके पास सिफारिश का पत्र नहीं था। इसलिए रुद्रसेन के मन में 10,000 कानून संप्रदाय की अच्छी छवि नहीं थी। 10,000 कानून संप्रदाय भी यहाँ है। कई लोग चर्चा कर रहे थे। 10,000 कानून संप्रदाय का नेता गौतम था, जिसने रुद्रसेन को संप्रदाय से बाहर निकाल दिया था। भाई गौतम, महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने गौतम पर अपनी मुट्ठी बांधी। गौतम ने उदासीनता से सिर हिलाया, जिससे महान बुजुर्ग ऋषिदेव को अजीब महसूस हुआ। यह उनका तिरस्कार किए जाने जैसा था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय 4 महान शक्तियों से पीछे रह गया।
अब 10,000 कानून संप्रदाय, नेब्यूला मंडप और देवता तलवार पर्वत विला हमसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 3 महान संप्रदाय हमारे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते हैं। उस गौतम को देखो, वह 10,000 कानून संप्रदाय का एक सामान्य अध्यक्ष है, लेकिन मैं हमारे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के महान बुजुर्ग ऋषिदेव को नीची नज़र से देखता है। वह बहुत अहंकारी है। शोभा ने नाक सिकोड़ी। उन्होंने कहा, गौतम के बारे में इतना अच्छा क्या है? भले ही महान बुजुर्ग ऋषिदेव केवल एक सामान्य शिष्य हैं, फिर भी वे 7वीं यिन यांग परत के साधक हैं। गौतम केवल 4थी यिन यांग परत के साधक हैं। वे महान बुजुर्ग ऋषिदेव के खिलाफ 10 से अधिक हमले नहीं टिक सकते। वे महान बुजुर्ग ऋषिदेव को नीची नज़र से देखते हैं। वे महान बुजुर्ग ऋषिदेव को नीची नज़र से देखने की हिम्मत कैसे करते हैं? हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य यांग मिंग नामक एक शिष्य ने कहा, कभी कभी साधना की दुनिया में ताकत एकमात्र चीज नहीं है जो मायने रखती है, यह आपके पीछे के समूह पर भी निर्भर करती है। महिमा महिमा है, अपमान अपमान है, यही सिद्धांत है। बूतयान पीक के शिष्यों को यह समझ आ गया। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में बूतयान पीक के शिष्यों का अन्य चोटियों द्वारा उपहास किया जाता था। बाहरी दुनिया में ब्लू क्लाउड संप्रदाय को अन्य टॉप समूहों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था। महान बुजुर्ग ऋषिदेव उदास दिखे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूरी में एक विशाल उड़ती तलवार दिखाई दी। यह 1000 मीटर से अधिक लंबी थी और इस पर कई किसान खड़े थे। देवता तलवार पर्वत विला के लोग यहाँ हैं, कोई आश्चर्य से चिल्लाया। देवता तलवार माउंटेन विला उन समूहों में से एक था जिनमें रुद्रसेन पहले गया था, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया था। देवता तलवार माउंटेन विला का नेता वो था जिसने रुद्रसेन एल्डर फरहान का मजाक उड़ाया था और उनका मजाक उड़ाया था। विशाल तलवार हवा में तैर रही थी। देवता तलवार माउंटेन विला के शिष्य राजसी लग रहे थे। गौतम और फरहान ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने महान बुजुर्ग ऋषिदेव को नजरअंदाज कर दिया। शायद गौतम और फरहान दोनों ने सोचा था कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय बंजर भूमि के 4 समूहों में से ऊपर से गिर गया था और ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नेता के रूप में महान एल्डर ऋषिदेव उनसे बात करने के योग्य नहीं थे। उसने उनका अभिवादन करने के लिए बस थोड़ा सिर हिलाया, जो पहले से ही उन्हें चेहरा दे रहा था। गौतम द्वारा पहली बार ठंडे व्यवहार के बाद महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने बस अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फरहान को ना देखने का नाटक किया। जब फरहान ने देखा कि महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने उनका अभिवादन करने की पहल नहीं की और थोड़ा गुस्से में भी थे, तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंड से खर्राटे लेने लगे। उसी समय दूर से चमकदार तारों की रोशनी दिखाई दी। तारों की एक नदी आकाश में बह गई और तेजी से उड़ गई। निकट से निरीक्षण करने पर यह सितारों की असली नदी नहीं थी, बल्कि एक उड़ने वाला कालीन था। एक बार जब यह सक्रिय हो गया तो इसने चमकदार तारों की रोशनी उत्सर्जित की। नेबुला मंडप के लोग यहाँ हैं, कई किसान आश्चर्य से चिल्लाए। एल्डर नक्षत्र, रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एल्डर नक्षत्र की ओर ठंडे स्वर में देखा। एल्डर नक्षत्र जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ एहसास हो गया है। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और रुद्रसेन को देखने के लिए भीड़ के बीच से गुजरे। ये वो छोटा है। रुद्रसेन को देखकर एल्डर नक्षत्र का चेहरा मुड़ गया। वो पहले से ही जानता था कि रुद्रसेन ने अपने चचेरे भाई के बेटे नवल की हत्या कर दी थी, जिसके साथ उसका अफेयर था। एल्डर नक्षत्र रुद्रसेन को खोजने और रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सके। उसने मुझे ढूंढ लिया। धारणा की कितनी भयानक शक्ति है, कितना भयानक कातिलाना इरादा है। जब उन्हें एल्डर नक्षत्र के कातिलाना इरादे का एहसास हुआ तो रुद्रसेन का दिल कांप उठा। रुद्रसेन, तुम छोटे, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटने जा रहा हूं। एल्डर नक्षत्र की उग्र दहाड़ आकाश को हिला गई। उन्होंने सीटी बजाई और तेजी से रुद्रसेन की ओर उड़ गए। उसका कातिलाना इरादा समुद्र के समान विशाल था। कई लोगों के चेहरे बेहद पीले पड़ गए जब उन्हें एल्डर नक्षत्र के कातिलाना इरादे का एहसास हुआ। वो कातिलाना इरादा बहुत भयानक था, घुटन हो रही थी। तो फिर नेबुला पवेलियन के एल्डर नक्षत्र इतने गुस्से में क्यों हैं? रुद्रसेन कौन है? एल्डर नक्षत्र रुद्रसेन को क्यों मारना चाहते हैं? अब कई लोग हैरान थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एल्डर नक्षत्र पहले ही ब्लू क्लाउड संप्रदाय में उड़ चुके थे। रुद्रसेन के हाव भाव शांत और नियंत्रित थे। वो अब ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य था। ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव अभी भी पास में खड़े थे, फिर भी नक्षत्र रुद्रसेन को मारना चाहते थे। उन्होंने ब्लू क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बारे में क्या सोचा? उन्होंने ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव की प्रतिष्ठा के बारे में क्या सोचा? जैसा कि कहावत है, चेहरा पारस्परिक है। अगर आप मुझे चेहरा देते हैं तो मैं आपको चेहरा दूंगा। ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव को अभी अभी गौतम द्वारा अपमानित किया गया था, इसलिए वो लंबे समय से अपने क्रोध को दबा रहे थे। अब नक्षत्र बिना कुछ कहे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य को मारना चाहता था। अगर नक्षत्र को वास्तव में अपना रास्ता मिल गया तो ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव भविष्य में सभी चेहरे खो देंगे। हम्फ, निश्चित रूप से ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने सूंघा और नक्षत्र को रोक दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, एल्डर नक्षत्र, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य ने आपको नाराज किया है? क्या आप वास्तव में उसे मारना चाहते हैं?
ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव रुद्रसेन के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी थे। यहाँ रास्ते में उन्होंने रुद्रसेन से कई बार बातचीत की थी, चाहे वो सार्वजनिक कारणों से हो या निजी कारणों से। वो रुद्रसेन को नक्षत्र के मारे जाने नहीं देंगे। नक्षत्र का हाव भाव डूब गया और उसने कहा, महान बुजुर्ग ऋषिदेव, इस बटुके ने मेरे भतीजे को मार डाला। मैं निश्चित रूप से अपने भतीजे नवल का बदला लेने के लिए उसे 10,000 टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने भतीजे को मार डाला? ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने भौहें सिकोड़ ली। कोई बात नहीं, एल्डर नक्षत्र रुद्रसेन को क्यों मारना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच मनमुटाव है। अगर ऐसा है तो ये मामला दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव एल्डर नक्षत्र को रोकना जारी रखेंगे? आखिरकार रुद्रसेन अब ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य है। अगर वो उसे नहीं रोकता है तो वो चेहरा खो देगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो एल्डर नक्षत्र को पूरी तरह से नाराज कर देगा। मुझे नहीं पता। कई लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। यहां तक कि 10,000 लॉज संप्रदाय के बड़े गौतम और देवता तलवार मैनर के बड़े फरहान ने भी देखा। जब उन्होंने रुद्रसेन को देखा तो वो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। क्या ये लड़का वो लड़का नहीं था जिसे भगा दिया गया था? उसने वास्तव में नक्षत्र के भतीजे की हत्या कर दी थी। सौभाग्य से उसे भगा दिया गया था, अन्यथा ये परेशानी होती। वो लड़का हमारे 10,000 लॉज संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके पास सिफारिश का पत्र नहीं था, इसलिए एल्डर गौतम ने उसे बाहर निकाल दिया। सौभाग्य से हमने उसे 10,000 लॉज संप्रदाय में शामिल नहीं होने दिया, अन्यथा 10,000 लॉज संप्रदाय एल्डर नक्षत्र को नाराज कर देता और शायद नेबुला पवेलियन के साथ दुश्मन भी बन जाता। 10,000 धर्म संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने रुद्रसेन को पहचान लिया और तुरंत चर्चा शुरू कर दी। वो लड़का देवता तलवार विला में भी गया था, लेकिन एल्डर फरहान ने उसे खदेड़ दिया। हाँ, एल्डर फरहान वास्तव में बुद्धिमान है। इस मामले पर दिव्यता तलवार विला के कुछ शिष्य भी चर्चा कर रहे थे। जब उन्होंने नक्षत्र को सुना तो रुद्रसेन ने तुरंत ठंडे स्वर में मुस्कुराए और कहा, बड़े नक्षत्र, मैंने बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन मैंने आपके जैसा बेशर्म कभी नहीं देखा। आप सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उसे एक धार्मिक व्यक्ति की तरह बना रहे हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। जब भीड़ ने ये सुना तो वे तुरंत फुसफुसाने लगे। क्या इस मामले के पीछे कोई रहस्य है? ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने कहा, रुद्रसेन, हमें सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। रुद्रसेन ने कहा, मूल रूप से मैं कुछ दोस्तों के साथ नेबुला पवेलियन गया था, उनके साथ जुड़ना चाहता था। संयोग से मैं नेबुला पवेलियन के मास्टर गुरुनाथ से मिला। नेबुला पवेलियन के मास्टर गुरुनाथ ने मुझे एक तावीज़ दिया जो रिकमेंडेशन के पत्र के बराबर था। ये आप मुझे गुरुनाथ से मिले? ये बच्चा अमीर होने वाला है। ऐसे सर्वशक्तिमान के द्वारा उसकी देखभाल करने के साथ उसके लिए भविष्य में ना उठना कठिन होगा। कई लोग चौंक गए, लेकिन उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब गुरुनाथ उसकी देखभाल कर रहे थे तो नक्षत्र उसे क्यों मारना चाहता था? उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान गुरुनाथ बहुत ईमानदार वरिष्ठ है। जब मैं नेबुला पवेलियन में शामिल हुआ तो मैंने नेबुला पवेलियन के नियमों का पालन किया और पहले टेस्ट से गुजरा। पहले टेस्ट के बाद नक्षत्र के भतीजे ने गलती से मुझे देख लिया। उस आदमी का नाम नवल है और वो अत्यंत कामुक है। उसके घर पर पहले से ही कई पत्नियां और हैं और वो अपनी खुशी के लिए नेबुला पवेलियन में कई महिला शिष्यों को भी बहलाता है। एल्डर नक्षत्र, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बव्वा, आप बकवास कर रहे हैं। एल्डर नक्षत्र ने गुस्से से चिल्लाया। रुद्रसेन को रोकना चाहते थे, हालांकि उन्हें ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने रोक दिया। कई लोगों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी। ये एक स्कैंडल था। नवल स्पष्ट रूप से नेबुला पवेलियन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए एल्डर नक्षत्र की पद का उपयोग कर रहा था और उसने महिला शिष्यों को भी बहलाया। इसके बाद तुरंत कई लोगों ने नक्षत्र को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने वास्तव में ऐसे भतीजे को पढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि नक्षत्र भी एक अच्छे इंसान नहीं थे। रुद्रसेन ने आगे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि नेबुला पवेलियन में कई शिष्य नेबुला पवेलियन में आपके भतीजे नवल के बारे में जानते हैं। हर कोई पूछ सकता है और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। ये नवल सिर्फ एक मैल है। इसके बाद वो मेरी मंगेतर के लिए एक फैंसी लिया और उसे प्राप्त करने के लिए गुप्त साधनों का उपयोग करना चाहता था। बाद में मैंने उसकी योजनाओं के माध्यम से देखा तो उसे मुझसे नफरत हो गई। जब उसने मुझे नेबुला पवेलियन में देखा तो वो मुझसे छुटकारा पाने के लिए एल्डर नक्षत्र की शक्ति उधार लेना चाहता था। एल्डर नक्षत्र ने एक बारिश की रात मुझे नेबुला पवेलियन के बांस के जंगल में आमंत्रित किया और वो मुझे मारना चाहता था। ये सही है, नेबुला पवेलियन में एक बहुत बड़ा बांस का जंगल है। तुरंत एक किसान ने कहा। बहुत से लोगों ने ऐसे सुना जैसे वे मुग्ध हो गए हों। ये स्पष्ट था कि वे रुद्रसेन की बातों पर अधिक विश्वास करते हैं। बकवास, बव्वा, तुमने इस बुजुर्ग को बदनाम करने की हिम्मत की? ये बुजुर्ग तुम्हारी जान चाहता है। ये बुजुर्ग नक्षत्र जानता था कि वो रुद्रसेन को जारी नहीं रहने दे सकता। अगर वो जारी रहा तो कुछ बड़ा होगा। सबसे पहले रुद्रसेन एक कृषक थे जो परीक्षा में भाग लेने के लिए नेबुला पवेलियन जा रहे थे।
एल्डर नक्षत्र के भतीजे के साथ व्यक्तिगत द्वेष के कारण एल्डर नक्षत्र रुद्रसेन को मारना चाहते थे। ये नेबुला पवेलियन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा और भारी झटका था। इसके बारे में सोचें, अगर नेबुला पवेलियन के बुजुर्ग एल्डर नक्षत्र की तरह थे, जो छोटी सी शिकायत के कारण अन्य शिष्यों को मार रहे थे, तो ऐसे संप्रदाय में सुरक्षा की भावना कैसे हो सकती थी? कौन शामिल होगा? इसके अलावा ये मत भूले कि रुद्रसेन ऐसा व्यक्ति था जिसे सर्वशक्तिमान गुरुनाथ ने पहले से ही उन्हें एक तावीज दिया था। इसका क्या मतलब था? हालांकि सर्वशक्तिमान गुरुनाथ ने यह सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि नेबुला पवेलियन के बुजुर्ग रुद्रसेन की देखभाल करें। हालांकि एल्डर नक्षत्र ने न केवल रुद्रसेन की देखभाल की, बल्कि वो रुद्रसेन को मारना भी चाहते थे। ये पूरी तरह से सर्वशक्तिमान गुरुनाथ को कोई चेहरा नहीं दे रहा था। सर्वशक्तिमान गुरुनाथ के सामने एल्डर नक्षत्र उल्लेखनीय भी नहीं थे। अगर इस मामले की पुष्टि हो जाती तो एल्डर नक्षत्र ये कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं करते कि उन्हें किस प्रकार की सजा मिलेगी। संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें कठोर सजा देगा और फिर नेबुला पवेलियन की बेगुनाही साबित करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा, और उनके जैसे लोग सिर्फ एक विशेष मामला थे। ये सोचकर एल्डर नक्षत्र कांपने से खुद को नहीं रोक सके। अभी वो सिर्फ रुद्रसेन को मारना चाहते थे, मरे हुए कोई कहानी नहीं सुनाते। एल्डर नक्षत्र झलक पड़े और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े, जो रुद्रसेन को मारना चाहते थे। महान बुजुर्ग ऋषिदेव के हाव भाव अचानक डूब गए। संप्रदाय में महान बुजुर्ग ऋषिदेव हमेशा से एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन अब इस नक्षत्र ने उन्हें नजरअंदाज करके ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य को मारना चाहा। महान बुजुर्ग ऋषिदेव पहले से ही गुस्से में थे। वे ठंडे स्वर में चिल्लाए, नक्षत्र, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं अदृश्य हूं? नक्षत्र ने ठंडे स्वर में कहा, ऋषिदेव, बेहतर होगा कि आप एक तरफ हट जाएं, नहीं तो आप मेरे दुश्मन हो जाएंगे। ये बुजुर्ग नक्षत्र बिल्कुल नहीं रुका और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ा। अशिष्ट! महान बुजुर्ग ऋषिदेव पूरी तरह से क्रोधित हो गए। ये नक्षत्र नेबुला पवेलियन का एक सामान्य बुजुर्ग था, जबकि वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय का महान बुजुर्ग था। इस व्यक्ति ने वास्तव में उन्हें बार बार नजरअंदाज किया और यहां तक कि उन्हें धमकी देने की भी हिम्मत की। उसने वास्तव में उन्हें ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक बुजुर्ग को अपनी आंखों में नहीं रखा। जैसा कि कहावत है, एक आदमी का जीवन उसकी सांस पर निर्भर करता है और बुद्ध एक अगरबत्ती के लिए लड़ते हैं। यहां तक कि एक मिट्टी की मूर्ति में भी आग के 3 बिंदु होते हैं, एक जीवित व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने गुस्से में चिल्लाकर नक्षत्र की ओर हथेलियां प्रहार की, जो रुद्रसेन की ओर उड़ रहे थे। पहले एल्डर ऋषिदेव यिन यांग क्षेत्र के 7वें चरण में थे। निश्चत्र यिन यांग क्षेत्र के केवल 5वें चरण में था। प्रथम वृद्ध ऋषिदेव की तुलना में वो बहुत कमजोर थे। प्रथम वृद्ध ऋषिदेव के उग्र प्रहार की शक्ति कितनी भयानक थी! नक्षत्र हैरान और गुस्से में था। ऋषिदेव, आप एक साधारण शिष्य के लिए नेबुला मंडप के साथ बाहर होने जा रहे हैं? नक्षत्र एक पल भी रुकने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उन्होंने मुड़कर प्रथम वृद्ध ऋषिदेव को थप्पड़ मार दिया। बैंग! एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली ध्वनि के साथ नक्षत्र को प्रथम वृद्ध ऋषिदेव द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी कई काश्तकारों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अब जब ब्लू क्लाउड संप्रदाय की ताकत में बहुत गिरावट आ गई थी, तो अन्य 3 शीर्ष ताकतों को ब्लू क्लाउड संप्रदाय की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहां तक कि साधारण बुजुर्ग भी ऋषिदेव को हे दृष्टि से देखते थे। हालांकि हर कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गया था। ऋषिदेव ब्लू क्लाउड संप्रदाय के पहले बुजुर्ग थे। इन शीर्ष ताकतों के लिए प्रथम एल्डर को यिन यांग क्षेत्र के 7वें चरण या उससे ऊपर होना था। यदि काश्तकारों को वास्तव में लड़ना था, तो ये अभी भी उनकी खेती के स्तर पर निर्भर करेगा। यिन यांग क्षेत्र का केवल 5वां चरण इस बुजुर्ग के सामने इतना ढीठ होने की हिम्मत कैसे करता है? अगर यह नेबुला मंडप के लिए नहीं होता, तो ये बुजुर्ग आज आपको मार डालता। पहले एल्डर ऋषिदेव ने अपना चोगा लहराया और उपहास किया। यहां तक कि एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को भी गुस्सा आ सकता है। इसके अलावा जब एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को गुस्सा आता था, तो ये काफी भयानक होता था। पहले एल्डर ऋषिदेव अपने दिल में गुस्से को दबा रहे थे और नक्षत्र को मारने के लिए आगे नहीं बढ़े। नक्षत्र की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। उसने घृणा से दांत पीसे, लेकिन वो पहले बड़े ऋषिदेव का मैच नहीं था। हालांकि वो रुद्रसेन को टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। रुद्रसेन ने बोलना जारी नहीं रखा। एक निश्चित बिंदु पर रुक जाना सबसे अच्छा था। अगर वो सब कुछ नहीं कहता है, तो दूसरे अनुमान लगाएंगे कि बाद में क्या हुआ था। फिर ये मामला और भी फैल जाएगा। अगर उसने बाद में जो कुछ भी हुआ था सब कह दिया, तो कोई और रहस्य नहीं रहेगा। शायद ये मामला जल्द ही शांत हो जाएगा। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से इस बात को समझते थे। उन्हें उम्मीद थी कि चीजें और बदतर हो जाएंगी और नेबुला मंडप नक्षत्र को कड़ी सजा देगा। बाबा, बस तुम रुको। नक्षत्र ने दांत पीसे और वो केवल कुछ समय के लिए समर्पण करने का विकल्प चुन सकता था। हालांकि वो रुद्रसेन को धमकाने के लिए कुछ कठोर शब्द कहना नहीं भूले थे। रुद्रसेन ने शांति से कहा, आपको अपनी चिंता करनी चाहिए।
रुद्रसेन के क्रोध से नक्षत्र का चेहरा विकृत हो गया। टिस्टिस, अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने जा रहा है। मूल रूप से ये एल्डर नक्षत्र उन कुछ बुजुर्गों में से एक थे जिन्हें नेबुला मंडप ने पोषण पर ध्यान केंद्रित किया था। भविष्य में उन्हें महान एल्डर के पद पर भी पदोन्नत किया जा सकता था। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो भले ही उसे नेबुला मंडप से सजा ना मिले तो भी उसका भविष्य समाप्त माना जा सकता है। ये सही है, कोई बात नहीं। नेबुला मंडप दुर्व्यवहार वाले एक कृतिकारी को परिणामों को ध्यान में रखने के लिए महान एल्डर के पद पर पदोन्नत नहीं करेगा। कई लोगों ने उदासीन भाव से नक्षत्र को देखा। रुद्रसेन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब नक्षत्र पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि अब उसे जो करने की जरूरत है वो अपनी खेती को जल्द से जल्द बढ़ाना है। ये सच है कि किसी की अपनी ताकत काफी मजबूत होती है। अगर उसके पास ताकत होती तो वो अभी अभी एक थप्पड़ से नक्षत्र को थप्पड़ मारने में सक्षम होता। हेड एल्डर ऋषिदेव को कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। थंडरस्टॉर्म वैली में अधिक से अधिक किसान एकत्रित हुए। जाहिर है कि ये केवल अपशिष्ट क्षेत्र के किसान ही नहीं थे जो आए थे। अपशिष्ट क्षेत्र से सटे कुछ क्षेत्रों ने थंडर ब्लेड सीक्रेट राज्य में प्रवेश करने के लिए युवा प्रतिभाओं को भी भेजा था। गड़गड़। 3 दिन बाद एक तेज आवाज ने आकाश को हिला दिया। थंडरस्टॉर्म वैली में प्रतिबंध थोड़ा थोड़ा करके गायब हो रहा था। सभी का उत्साह बहुत बढ़ गया। क्या थंडरस्टॉर्म वैली में प्रतिबंध आखिरकार खुलने वाला है? दूर से देखने पर सभी दिशाओं में सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। अंत में एक सुनहरा दरवाजा, समय और स्थान के दरवाजे की तरह, एक ऐसी शक्ति का उत्सर्जन कर रहा था जैसे कि ये 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ रहा हो। ये खुल गया है। इस दरवाजे से गुजरने पर आप थंडर ब्लेड सीक्रेट राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रमुख एल्डर ऋषिदेव ने चिल्लाया। उसने ब्लू क्लाउड संप्रदाय के असामान्य रूप से उत्साहित शिष्यों को देखा और बहुत ईर्ष्या की। थंडरस्टॉर्म वैली, जो हर 500 साल में केवल एक बार खुलती थी, वास्तव में इन बचोड़ों का सामना किया। उनकी पीढ़ी की किस्मत वास्तव में बहुत अच्छी थी। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें। प्रमुख एल्डर ऋषिदेव ने अपना हाथ हिलाया। हो। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्य थंडरस्टॉर्म वैली में दौड़ गए। थंडरस्टॉर्म वैली में प्रवेश करने वालों का पहला जत्था जाहिर है कि अपशिष्ट क्षेत्र के 4 महान संप्रदायों के शिष्य थे। इसके बाद अपशिष्ट क्षेत्र की प्राचीन शक्तियां और बाहरी क्षेत्रों की शीर्ष ताकतें आईं। फिर अभिजात्य परिवार आए, छोटे संप्रदायों के शिष्य आए और स्वतंत्र किसान आए। भाई रुद्र, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई और योहान को सुखद आश्चर्य हुआ। शंभू भी दौड़कर आया और उत्तेजित भाव से रुद्रसेन की ओर देखा। आप सभी नेबुला मंडप में शामिल हो गए हैं? ठीक है, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बात करने का स्थान नहीं है। आइए जल्द से जल्द थंडर ब्लेड सीक्रेट राज्य में प्रवेश करते हैं और फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है। योहान और शंभू दोनों ने सिर हिलाया। सनसनाहट। जब वे सुनहरे दरवाजे के सामने पहुंचे तो रुद्रसेन सीधे उस विशाल दरवाजे में घुस गए जो 100 मीटर से अधिक लंबा और 10 मीटर चौड़ा था। अचानक रुद्रसेन को लगा कि वो एक भयानक शक्ति से घिरा हुआ है, समय और स्थान की शक्ति। रुद्रसेन फूट फूट कर मुस्कुराया। इस तरह की शक्ति ब्लू क्लाउड संप्रदाय के मूल्यांकन के दौरान प्रतिबंध की शक्ति के समान थी। बात बस इतनी थी कि यहाँ की शक्ति बहुत मजबूत थी। सनसनाहट। अगले ही पल रुद्रसेन को लगा कि वो समय और स्थान की शक्ति से बाहर फेंक दिया गया है। वो एक घने जंगल में दिखाई दिया और उसका परिवेश शांत था। आसपास कोई नहीं था और वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। रुद्रसेन ने खुद को स्थिर किया ही था कि अचानक एक काली रोशनी फूट पड़ी। ये बिजली की तरह तेज था और रुद्रसेन के सीने की ओर चला गया। खतरा। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से हमले से बच गया। फिर वो लापरवाही से अपनी ब्लेड ऊर्जा से बाहर निकल गया। हालांकि काली रोशनी बहुत तेज थी, इसने वास्तव में रुद्रसेन के हमले को चकमा दिया और जंगल में गायब हो गया। रुद्रसेन जाने ही वाले थे कि उनके टखने में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि उसे एक छोटे से कीड़े ने डंक मार दिया था। फिर उसे चक्कर आने लगे और उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया। जहर। रुद्रसेन के हाव भाव बहुत बदल गए। इतना छोटा कीट वास्तव में उसे जहर दे सकता था। जहर बहुत भयानक था। उसी समय आसपास के विशाल पेड़ों में जान आ गई। हा, ऐसा लगता है कि थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी खुल गया है। अधिक मानव साधक आ गए हैं। हमारे शिकार का समय समाप्त हो गया है। विशाल पेड़ों पर क्रूर और भयानक चेहरे दिखाई दिए। पेड़ राक्षस। आसपास के सभी पेड़ राक्षस थे। दिन प्रतिदिन घनी शाखाएं रुद्रसेन की ओर बढ़ रही थीं। रुद्रसेन चकमा देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे। एक धमाके के साथ रुद्रसेन को पेड़ दानव की शाखाओं द्वारा उड़ते हुए भेज दिया गया। अपने मजबूत शरीर के साथ भी वो इसका सामना नहीं कर सका। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक कौर खून थूक दिया और धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। FCBK, मैं हिल नहीं सकता।
रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए। छोटे कीड़े का जहर बहुत मजबूत था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। थपा थपा थपा। उस समय पेड़ दानवों ने हमला करना बंद नहीं किया। उनकी शाखाएं अभी भी रुद्रसेन की ओर बढ़ रही थीं, उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थीं। ये बच्चा मेरा है, पेड़ की आत्माओं में से एक चिल्लाया। मैं इस बच्चे को खाने जा रहा हूं। फिर एक और ट्री डीमन दहाड़ने लगा। मुझसे मत लड़ो, ये बच्चा मेरा है, तीसरा ट्री डीमन भी चिल्लाया। वृक्ष आत्माओं में एक के बाद एक रुद्रसेन पर हमला किया। उनकी शाखाओं में नुकीले कांटे होते थे जो किसी व्यक्ति के शरीर में छेद कर सकते थे और उनके मांस को अवशोषित कर सकते थे। उस समय रुद्रसेन कई शाखाओं से घिरा हुआ था। उस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने अपने शरीर से एक राक्षसी आग पछोड़ा। रुद्रसेन की बैंगनी कोर आग भयंकर रूप से जल रही थी। इसने न केवल रुद्रसेन के शरीर में जहर को भंग किया, बल्कि साथ ही साथ इसने पेड़ की शाखाओं को भी प्रज्वलित कर दिया जो रुद्रसेन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। आह, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर भी जल रहा है। ट्री एंड्स डरावनी होकर चिल्लाए जब उन्होंने अपनी मोटी शाखाओं को सभी दिशाओं में कोड़े मारे। ट्री एंड्स ने अपने शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके आतंक के लिए वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सके। आग की लपटें बहुत तेज थीं। ये स्वर्गीय आग थी। बहुत जल्दी पहली पेड़ की आत्मा लपटों में घिर गई। रुद्रसेन जमीन से उछल पड़े और जलती हुई पेड़ आत्माओं को ठंड से देखने लगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बख्श दो। वृक्ष आत्मा ने डर से रुद्रसेन की ओर देखा और जोर से भीख मांगी, लेकिन रुद्रसेन नहीं हिला। उसने बस पेड़ आत्मा को जलाकर राख कर दिया। हमें बख्श दो, यदि आप हमें बख्श देंगे तो हम आपको एक रहस्य बताएंगे। एक पेड़ की आत्मा चिल्लाई। ओह, एक रहस्य? क्या रहस्य? रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। ये वृक्ष आत्माएं थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में रहती थीं, इसलिए उनके लिए कुछ रहस्यों को जानना सामान्य था। हमें पता है कि यहाँ एक औषधीय घाटी है, एक पेड़ की आत्मा चिल्लाई। मेडिसिन वैली? रुद्रसेन हैरान था। ये सही है, ये मेडिसिन वैली है। वहाँ कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियाँ उगती हैं। 300 साल पहले एक 30,000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी थी जिसने खेती का अभ्यास किया और एक मानव में बदल गई। पेड़ के राक्षसों में से एक चिल्लाया। 30,000 साल? रुद्रसेन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी? एक और ट्री एंट ने कहा, जब तक आप हमें बख्श देंगे हम आपको मेडिसिन वैली के बारे में बताएंगे। आप हर प्रकार की आत्मा की दवाएं इकट्ठा कर सकते हैं और भाग्य बना सकते हैं। ठीक है, मुझे मेडिसिन वैली का स्थान बताओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। रुद्रसेन के होंठ एक फीकी मुस्कान में बदल गए। सनसनाहट। जंगल में रुद्रसेन तेजी से चमक उठा। वो अब बहुत उत्साहित था क्योंकि इस अवधि के दौरान रुद्रसेन हर प्रकार की स्पिरिट दवाओं को परिष्कृत कर रहा था और उनमें से कई को नष्ट कर दिया था। उसे चिंता थी कि उसके लिए पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं होंगी ताकि वो नए दानवों को परिष्कृत करना सीख सके। यहाँ एक औषधीय घाटी प्रकट हुई थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि औषधीय घाटी में हजारों साल पुरानी स्पिरिट दवाएं हो सकती थीं। यदि उसे कोई मिल जाए तो ये अनमोल होता। क्या मेरे सामने औषधीय घाटी है? दूर की विशाल घाटी को देखकर रुद्रसेन मुस्कुराया। जब वो औषधीय घाटी के पास पहुंचा तो उसने जल्दबाजी में प्रवेश नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि औषधीय घाटी बेहोश ऊर्जा का उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। ये स्पष्ट था कि घाटी प्रतिबंधों से घिरी हुई है। हालांकि चूंकि 30,000 साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटी बदलने के बाद बाहर चली गई थी, इसका मतलब था कि प्रतिबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब तक वो टूटे हुए प्रतिबंधों को पा सकता था, वो औषधीय घाटी में प्रवेश कर सकता था। सौभाग्य से रुद्रसेन एक स्पिरिट एरे मास्टर था। 1 घंटे से अधिक समय तक खोजने के बाद रुद्रसेन को आखिरकार टूटे हुए प्रतिबंधों का स्थान मिल गया। हालांकि रुद्रसेन को यकीन नहीं था कि वो वहां से प्रवेश कर सकता है या नहीं, इसलिए रुद्रसेन बाहर गया और एक क्रूर भयानक जानवर को पकड़ा और उसे फेंक दिया। इसे पानी का परीक्षण करने के लिए पत्थर फेंकना कहा जाता है। जब क्रूर भयानक जानवर ने टूटे हुए प्रतिबंधों में प्रवेश किया तो उस पर हमला नहीं किया गया। रुद्रसेन ने राहत की सांस ली और वो भी एक झटके में प्रवेश कर गया। जल्द ही वो प्रतिबंधों की परतों से गुजरा और औषधीय घाटी में प्रवेश किया। एक मोटी औषधीय गंध जिसे फैलाया नहीं जा सकता था, उसकी इंद्रियों पर हमला किया। रुद्रसेन ने चारों ओर देखा। विशाल घाटी में जहां तक नजर जा सकती थी, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हर जगह देखी जा सकती थीं। कुछ दूरी पर 1000 साल पुराना ब्लड जिनसिंग था। कुछ और कदम उठाने के बाद 2000 साल पुरानी चिलचिलाती धूप घास भी थी। चिलचिलाती धूप घास से 1 मीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी सोल डिसॉल्विंग घास भी थी। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि वो इन सभी जड़ी बूटियों को देखकर चकरा गया है। हे भगवान, मैं वास्तव में अमीर बनने जा रहा हूं। रुद्रसेन इतने उत्साहित थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था।
1000 साल पुरानी स्पिरिट दवाएं बेहद कीमती थीं। इस औषधीय घाटी में हजारों साल पुरानी स्पिरिट दवाएं थीं। उनमें से कई कुछ 1000 साल से अधिक पुरानी थीं। मैं अमीर हूं, मैं वास्तव में अमीर हूं, रुद्रसेन उत्साह से चिल्लाया। उसने जल्दी से स्पिरिट दवाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब रुद्रसेन स्पिरिट दवाएं इकट्ठा कर रहे थे, 10 से अधिक साधक दूर से उड़ गए। इन सभी कल्टिवेटर्स ने देवता तलवार विला के दृश्य पहने हुए थे। उनमें से प्रत्येक की आभा एक मजबूत और गहरी थी। ये लोग बाहरी संप्रदाय के शिष्य नहीं थे, बल्कि देवता तलवार विला के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। वे संप्रदाय के अभिजात वर्ग थे। जूनियर सिस्टर धारवी, ये वो औषधीय घाटी है जिसका उल्लेख मास्टर ने किया था। 500 साल पहले हमारे संप्रदाय के एक पूर्वज को गलती से ये जगह मिल गई थी जब वो छोटा था। दुर्भाग्य से जब पूर्वज को ये औषधीय घाटी मिली तो थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बंद होने वाला था। पूर्वज केवल स्थान को याद कर सकते थे और जल्दी में चले गए। बोलने वाला व्यक्ति जॉनी नामक एक नीले कपड़े पहने हुए कृषक था। नीले कपड़े पहने ये कल्टीवेटर बहुत सुंदर था। वो देवता तलवार विला के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच काफी प्रसिद्ध था। उसके चारों ओर देवता तलवार विला के 10 से अधिक शिष्य इकट्ठे हुए थे। धारवी नामक महिला शिष्य लंबी थी और उसके पतले पैर विशेष रूप से आकर्षक थे। धारवी का चेहरा सुंदर लेकिन ठंडा था। उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मास्टर ने कहा कि ये जगह प्रतिबंधों से घनी है। हालांकि ऐसा लगता है कि प्रतिबंधों में से एक टूट गया है। ये हमारा मौका है। अगर हम टूटे हुए प्रतिबंध का पता लगा सकते हैं तो हम प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कितना समय लगेगा? जॉनी ने पूछा। एक आध्यात्मिक सरली मास्टर के रूप में मेरे वर्तमान स्तर के साथ इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे, धारवी ने कहा। ठीक है, जॉनी ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने औषधीय घाटी में 100 साल से भी अधिक पुरानी सभी स्पिरिट दवाओं को इकट्ठा करने में 3 दिन बिताए। जहां तक 100 साल से कम उम्र के लोगों की बात है, रुद्रसेन उन्हें इकट्ठा करने के लिए बहुत आलसी थे। 100 साल से भी कम उम्र की स्पिरिट दवाओं का सामान्य मूल्य था। उन्हें इकट्ठा करना समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा रुद्रसेन ने सभी मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब को खाली करने का सिद्धांत समझा। उसे कुछ स्पिरिट दवाएं पीछे छोड़नी पड़ी ताकि औषधीय घाटी नष्ट ना हो जाए। उसने गिना, 100 साल से लेकर 1000 साल पुरानी लगभग 1 लाख स्पिरिट दवाएं थीं। 1000 साल से लेकर 5000 साल पुरानी लगभग 30,000 स्पिरिट दवाएं थीं। 5000 साल से अधिक पुरानी स्पिरिट दवाएं कम थीं। 5000 साल से अधिक पुरानी स्पिरिट दवाएं बहुत दुर्लभ थीं। उनमें से कोई भी अमूल्य थी। वे पृथ्वी स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री थीं। यदि ये 8000 साल पुरानी आत्मा की दवा होती तो ये स्वर्ग स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक होती। 5000 से 8000 साल पुरानी कुल 1200 स्पिरिट दवाएं थीं। 8000 से 10,000 साल पुरानी 300 स्पिरिट दवाएं थीं। केवल एक 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा थी। ये एक दिल को पौष्टिक घास थी। कितने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। केवल एक 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा है। रुद्रसेन मदद करने से नहीं बच सके और थोड़ा पछतावा महसूस कर रहे थे। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा मृतकों को वापस जिंदा कर सकती है। ये एक दुर्लभ खजाना था जो किसी महत्वपूर्ण क्षण में किसी व्यक्ति की जान बचा सकता था। ये एक ऐसा खजाना था जो खून खराबा का कारण बन सकता था। हालांकि किसी स्पिरिट दवा के लिए 10,000 साल पुराना होना बहुत मुश्किल था। जब एक स्पिरिट दवा 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा में बदलती है तो ये एक स्वर्गीय क्लेश का सामना करती है। यदि ये स्वर्गीय क्लेश का सामना कर सकती है तो ये 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा में बदल सकेगी। हालांकि उसके लिए स्वर्गीय क्लेश का सामना करना बहुत कठिन होगा। ये अच्छा होगा यदि 10,000 स्पिरिट दवाओं में से एक 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा दिखाई दे जो बदलने वाली थी। हालांकि रुद्रसेन पहले से ही इस प्रकार की 10,000 साल पुरानी स्पिरिट दवा को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश थे। इस औषधीय घाटी की सुरक्षा बहुत अधिक थी। रुद्रसेन बाहर भागा। जल्द ही वो प्रतिबंध में गायब हो गया। मिल गया, टूटा हुआ प्रतिबंध यहां है। धारवी ने एक स्थान की ओर इशारा किया। जॉनी और अन्य लोग उत्साहित थे। हालांकि इसी समय टूटे हुए प्रतिबंध से चौंकाने वाली उतार चढ़ाव की लहरें आईं। प्रतिबंधिक मंत्र इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों को क्यों छोड़ रहा है? जॉनी के हावभाव अचानक बदल गए। मुझे नहीं पता, चलो जल्दी से पीछे हटते हैं, चलो। झपटना, झपटना, झपटना। जॉनी और अन्य लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गए। अगले ही क्षण प्रकाश की एक चमक आई और एक सिलुएट प्रतिबंधिक मंत्र से उड़ गया। जॉनी और अन्य लोगों के हावभाव अचानक बदल गए। उनसे पहले औषधीय घाटी में प्रवेश कर चुका था। उनके हावभाव बेहद उदास हो गए। लेकिन जब उन्होंने रुद्रसेन को अकेले घाटी से बाहर आते देखा तो उन्हें अचानक ठंड लग गई। थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बेहद क्रूर था।
ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने सामान्य शिष्यों को यहां आने की सलाह क्यों नहीं दी? ये इसी कत्ल के कारण था जो हर जगह हो रहा था। यदि कोई सामान्य शिष्य प्रवेश करता है तो केवल मृत्यु उनका इंतजार करेगी। रुद्रसेन ने आश्चर्य से अपने सामने दर्जनों लोगों की ओर देखा। उसने उनके कपड़ों पर नजर डाली और जान गया कि वे सभी देवता तलवार विला के शिष्य थे। उन सभी के पास शक्तिशाली क्यों थी? इसलिए वे स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थे। भाई, आपने औषधीय घाटी की अच्छी तरह से रक्षा की होगी, है ना? जॉनी ने नकली मुस्कान के साथ पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं। जॉनी और दूसरों के मुंह के किनारे हिंसक रूप से हिल गए। उस युवक ने गंभीरता से जवाब दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं लग रहा था। क्या उसने उस स्थिति को नहीं देखा था जिसमें वो था? इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ इतनी बड़ी औषधीय घाटी, मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति उन सभी को खा सकता है। जॉनी ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं उन सभी को खा सकता हूं, भले ही आप मुझे इस तरह की एक और औषधीय घाटी दे दें। रुद्रसेन ने कहा। डैम, छोटे बच्चे, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? देवता तलवार विला का एक शिष्य जिसका नाम जेशान था चिल्लाया। वो लंबे समय से हमला करने के लिए खुजली कर रहा था। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी एक ऐसी जगह थी जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे। यदि कमजोरों को मार दिया जाता तो वे इस बात के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते थे कि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। जेशान की राय में रुद्रसेन केवल एक जनरल थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने उन्हें मार दिया। भाई येशान, धारवी ने थोड़ा भाव छोचाते हुए धीरे से उसे रोकने के लिए कहा। जेशान ने रुद्रसेन की असाधारणता को नहीं देखा था, लेकिन धारवी ने देखा था। धारवी का मानना था कि जॉनी ने भी देखा था। वे केवल 3 दिनों के लिए थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में थे। हालांकि ये युवक वास्तव में थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में मौजूद सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद बाहर आया। यदि वो अकेला होता तो उसे पूरी मेडिसिन वैली में सभी स्पिरिट जड़ी बूटियों को लेने में कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते थे। दूसरे शब्दों में, ये व्यक्ति एक आध्यात्मिक सरली मास्टर था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, अन्यथा वो मेडिसिन वैली में प्रवेश नहीं कर पाता। सामान्य रूप से शक्तिशाली स्पिरिट एरे मास्टर्स के विचित्र तरीके होते हैं, इसलिए जॉनी ने सीधे कोई कदम नहीं उठाया। जॉनी हंसते हुए बोला, भाई कृपया बुरा मत मानना, मेरे छोटे भाई का स्वभाव हमेशा से ही चिड़चिड़ा रहा है। मैं निश्चित रूप से भविष्य में उसे रोकूंगा। एक क्षण के लिए रुककर जॉनी ने कहा, वास्तव में ऐसा है कि मेरे कुछ छोटे भाई किमियागर हैं और कुछ आत्मा की दवाओं की कमी है। क्या ये भाई उनसे अलग होने को तैयार है? आप हमें कुछ क्यों नहीं देते? रुद्रसेन के होंठ एक मजेदार मुस्कान में बदल गए। ये जॉनी स्पष्ट रूप से अपनी आत्मा की दवाएं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके पास इसे इतनी धीमी गति से कहने का हिम्मत था। वो वास्तव में बेशर्म था। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, इनमें से 8 या 10 आपके लिए सिर्फ एक बधाई उपहार है। कई लोगों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। जेशान ने उपहास किया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम भिखारी हैं? ओह, आप कितना चाहते हैं? रुद्रसेन ने पूछा। कैसा रहेगा यदि इसे हम एक एक करके बांट ले? जॉनी मुस्कुराया। मैं 9 लूंगा और आपको 1 मिलेगा। रुद्रसेन ने अपनी बाहें ऊपर उठाई। जॉनी मुस्कुराया। भाई आप मजाक कर रहे होंगे। भाई आप अकेले हैं और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। स्वाभाविक रूप से हम 9 लेंगे और आपको 1 मिलेगा। जॉनी की धीमी आवाज में खतरे का संकेत था। उसका मतलब स्पष्ट था, उनके पक्ष में अधिक लोग थे, इसलिए यदि वे जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है तो वे 90% आत्मा की दवाएं निकाल लेंगे। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम लोगों को लूटने में इतने आत्मविश्वासी हो सकते हो? मेरी नजर से दूर हो जाओ, नहीं तो असभ्य होने के लिए मुझे दोषी मत देना। बच्चे, तुमने क्या कहा? बच्चे, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। तुम सिर्फ एक जनरल हो, फिर भी तुम हमारे सामने इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हो। तुम मौत से डेट कर रहे हो। बच्चे, क्या तुम मौत को डेट कर रहे हो? सीनियर भाई जॉनी, तुम इस बच्चे से इतनी बात क्यों कर रहे हो? हमारे पास यहां बहुत सारे लोग हैं, हम में से कौन एक विशेषज्ञ नहीं है? क्या तुम्हें डर लगता है कि हम इस बच्चे से निपट नहीं पाएंगे? देवता तलवार विला के शिष्यों ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जॉनी का अभिव्यक्ति धीरे धीरे काली पड़ गई। उन्होंने कहा, भाई मैंने तुम्हें पहले ही पर्याप्त चेहरा दे दिया था, लेकिन तुम मुझे कोई चेहरा नहीं दे रहे हो। झपटना। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में थूका। जॉनी का अभिव्यक्ति फिर से बदल गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बच्चे को एक सबक सिखाओ। मैं करूंगा। जेशान ने उपहास किया और आगे बढ़ा। जॉनी ने सिर हिलाया। भले ही जेशान बेहद अहंकारी था, वो 7वीं आकाशीय परत का साधक था। वो बेहद शक्तिशाली था। बाकी लोग भी रुद्रसेन को देखकर ठंडे भाव से मुस्कुरा रहे थे। उनकी राय में रुद्रसेन केवल एक जनरल थे। वे जेशान के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। बच्चे, मैंने तुम्हें चेहरा दिया, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेशान ने बुरी मुस्कान के साथ कहा।
और एक झटके में वो रुद्रसेन के सामने आ गया और रुद्रसेन पर हमला करने के लिए बाढ़ की दहाड़ उपयोग किया। जंगल में बाघ की दहाड़ की आवाज हल्की सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्काई टायरेंट लाइटनिंग इनकैंटेशन का उपयोग किया। बिजली उसके चारों ओर घूमी और आगे बढ़ी। धड़ाम! बैंगनी बिजली सीधे फट गई और जेशान के शरीर पर हिंसक बमबारी की। वाह! जेशान का हाथ फट गया और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। वो चिल्लाया और उड़ गया। कोई नहीं जानता था कि वो मर चुका था या जिंदा था।